हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? खाद्य परिरक्षण या खाद्य संरक्षण के बारे में। और खाद्य परिरक्षण में हमने समझा क्या कि कोई भी फूड जो है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसमें मतलब उसको खराब होने से बचाना ना। कोई भी फूड है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसको संकट से बचाना, मतलब ख़राब होने से बचाना, उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाना, यही सब क्या कहलाता है? खाद्य परिरक्षण कहलाता है या खाद्य संरक्षण कहलाता है। कि कोई भी जो है खाद्य पदार्थ वो जल्दी ख़राब ना हो, उसको हम लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके ख़राब होने के कई कारण हैं, इन सब कारणों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे खाद्य अपमिश्रण। और यहाँ से क्वेश्चन आया भी था कि खाद्य अपमिश्रण क्या होता है, यानी फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो फूड एडल्ट्रेशन क्या होता है? ये इसका मतलब होता है ये किसी भी खाद्य पदार्थ में उसकी पौष्टिकता को निकाल लेना या कोई बाहरी चीज़ उसमें ऐड कर देना, ये सब क्या है? खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। तो ये क्या है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, किसी भी खाद्य पदार्थ में, ये किसी भी खाद्य पदार्थ में किया जा सकता है ना। और किसी भी खाद्य पदार्थ में क्या? पौष्टिक तत्वों को तो इसमें पौष्टिक तत्वों को बाहर निकाल देना, ये क्या कहलाता है? खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। या आप क्या, हम लोग ये भी नहीं ये कह सकते हैं, हम लोग ये भी तो कह सकते हैं किसी भी खाद्य पदार्थ में बाहर की कोई चीज़ें ऐड कर देना, मतलब कोई भी चीज़ें वो ऐड कर देना, वो क्या कहलाता है? खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में पौष्टिक तत्वों को बाहर निकाल देना खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। और क्या कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में निम्न कोटि की सामग्रियों को, मतलब बाहर की निम्न कोटि की सामग्रियों को मिला देना फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में निम्न कोटि की सामग्रियों को मिला देना फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो हमने क्या समझा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में पौष्टिक तत्वों को बाहर निकाल देना फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। या किसी भी खाद्य पदार्थ में उसमें क्या है? बाहर की निम्न कोटि की सामग्रियों को ऐड कर देना क्या कहलाता है? फूड एडल्ट्रेशन कहलाता है। तो ये हम लोगों ने समझा। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये फूड एडल्ट्रेशन हो गया ना, और इसके फूड एडल्ट्रेशन करने के कारण क्या हो सकते हैं? किस रीज़न से इसको, मतलब ये मिलावट की जाती है, किस वजह से खाद्य में कि कोई बाहरी चीज़ उसमें ऐड किया जाता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि कारण है ना, अपमिश्रण के कारण, मतलब मिलावट के कारण क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं कि इससे आर्थिक लाभ हो। जैसे कि आप अगर चावल में कंकड़ वगैरह मिला ले रहे हैं, दूध में स्टार्च मिला ले रहे हैं, दूध का पाउडर ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर दूध, जैसे आपके पास 1 लीटर है, उसमें आप बाहर से पानी ऐड कर दिए ना, आपने बाहर से पानी ऐड कर दिया, या उसमें आप बाहर से स्टार्च वगैरह उसमें डाल दिया, या उसमें दूध का पाउडर ऐड कर दिया। तो जब आप उसको मिला लेंगे तो इससे क्या होगा कि उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। और जब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा लोगों को बेच पाएंगे, और इससे क्या होगा कि आपको आर्थिक लाभ होगा। तो क्या हमने देखा कि अपमिश्रण के कारण क्या है, यानी मिलावट के कारण क्या है? पहला कारण हो गया कि आर्थिक लाभ की वजह से मिलावट की जाती है। आर्थिक लाभ की वजह से मिलावट की जाती है। दूसरा कारण क्या है? मांग की आपूर्ति करना, मांग की आपूर्ति करना। और जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा मिलावट होने लगी है, तो मांग की आपूर्ति करना। जैसे आपके पास देखिए, अभी
अगर मतलब आपके अभी दूध लेने वाले से चाहे जब अगर आप मतलब 10-11 बज गया और आप उससे दूध ले रहे हैं, तो अगर उसके पास जा लीजिए वो किसी ने फ़ोन कर दिया कि नहीं मुझे इतना और चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मेरे पास है, हम दे देंगे, पर्याप्त है। तो वो क्या उसमें क्या करेगा कि पानी ऐड कर देगा। तो जब उसमें पानी की मात्रा वो ऐड कर दिया तो वो मिलावट हो गई, और जिसकी उसमें अब जिससे मांग की आपूर्ति उसने डिमांड की और वो पानी की मात्रा ऐड करके वो सबको दे दिया, उससे उसको आर्थिक लाभ हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचेगा, इससे उसको पैसे मिलेंगे। और मांग की आपूर्ति करना, इससे क्या होगा कि वह सबको जिसकी डिमांड रहेगी उसको वो दे पाएगा ना। तो हम लोगों ने क्या समझा कि फूड एडल्ट्रेशन का मतलब कि बाहर की निम्न कोटि की चीज़ों में निम्न कोटि की चीज़ों को खाद्य पदार्थ में ऐड करना खाद्य अपमिश्रण कहलाता है, या कि कोई भी खाद्य पदार्थ से पौष्टिक तत्वों को बाहर कर देना। यही क्वेश्चन आया हुआ भी था कि कोई भी खाद्य पदार्थ से पौष्टिक तत्वों को बाहर निकाल लेना, ये भी क्या कहलाता है, खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। तो खाद्य मिलावट की दोनों परिभाषाएं हैं, या उसकी पौष्टिकता को आप हटा दीजिए और या तो उसमें आप बाहर की कोई चीज़ की जो निम्न कोटि की चीज़ें हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, खाद्य अपमिश्रण या मिलावट की परिभाषा है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से भोज्य पदार्थ में कौन कौन सी मिलावट की जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से भोज्य पदार्थ में कौन कौन सी मिलावट की जाती है। एक तरफ लिखते हैं भोज्य पदार्थ और दूसरी तरफ क्या है, मिलावट। अब भोज्य पदार्थ की बारी आती है। तो भोज्य पदार्थ में क्या है कि पहले लिखते हैं कि मक्खन, क्या है, मक्खन। अब मक्खन में क्या मिलाया जाता है, मक्खन की बात करें तो मक्खन में चर्बी और स्टार्च मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, चर्बी और स्टार्च मिलाते हैं ना। मक्खन में क्या मिलाते हैं, चर्बी और स्टार्च मिलाते हैं। और क्या कि शुद्ध घी। अब शुद्ध घी में क्या मिलाया जाता है, शुद्ध घी में क्या मिलाया जाता है कि वनस्पति घी, डालडा, वनस्पति घी और डालडा। वनस्पति घी को क्या कहते हैं, डालडा बोलते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि भोज्य पदार्थ मतलब मक्खन में क्या मिलाया जाएगा, चर्बी और स्टार्च मिलाया जाएगा। शुद्ध घी में वनस्पति घी ऐड कर दिया जाएगा। और भी देखिए अभी आगे देखते हैं और क्या क्या ऐड करते हैं। अब बात करते हैं दूध की। तो दूध में क्या मिलाते हैं, दूध में दूध पाउडर ऐड करते हैं, दूध पाउडर, यूरिया और मांड ना। और क्या ऐड करते हैं कि दूध, सर्फ। ये सब चीज़ें दूध में ऐड की जाती हैं। क्या क्या कि दूध पाउडर, यूरिया, मांड और सर्फ। शुद्ध घी में वनस्पति घी को ऐड कर दिया जाता है। मक्खन में चर्बी और स्टार्च को ऐड करते हैं। और देखते हैं कि ये मक्खन, शुद्ध घी और ये हो गया। अब देखते हैं वनस्पति घी में क्या ऐड करेंगे। वनस्पति घी में क्या ऐड करेंगे, कि इसमें पशु जगत से प्राप्त घी, और शहद में क्या ऐड करेंगे कि गुड़ ऐड करेंगे, गुड़ की चाशनी ऐड कर सकते हैं, राब ऐड कर सकते हैं ना। तो हमने क्या देखा मक्खन में चर्बी और स्टार्च ऐड करते हैं और शुद्ध घी में वनस्पति घी ऐड करते हैं। दूध में दूध पाउडर, यूरिया, मांड ऐड करते हैं, या सर्फ भी दूध में मिलावट के रूप में यूज़ किया जाता है। वनस्पति घी में क्या ऐड करते हैं कि मिलावट में क्या करते हैं, पशु जगत से प्राप्त घी को मिला दिया जाता है। और शहद में गुड़ की चाशनी और राब को मिलाया जाता है। और यहीं पर लिखते हैं सरसों का तेल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि सरसों का तेल जो होता है उसमें क्या ऐड करते हैं, क्या कि खनिज तेल या आरजी मोन का तेल, या और क्या ऐड करते हैं
खनिज तेल भी ऐड कर देते हैं। देखिए, बात की जाए कि आर्जीमोन का तेल, अगर आप आर्जीमोन के पेड़ को देखेंगे तो इसका बीज भी बिल्कुल सरसों की तरह होता है और इसको मिला दिया जाता है किसमें, सरसों के तेल में। सरसों के तेल में मिलाकर वो क्या है, इससे बीमारी होती है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सरसों के तेल में क्या मिलाते हैं, आर्जीमोन को मिलाते हैं और खनिज तेल को मिलाते हैं ना। तो और आगे देखते हैं। तो ये क्या देखा हमने कि सरसों के तेल में आर्जीमोन का तेल ऐड करते हैं या खनिज तेल ऐड करते हैं। और आगे देखते हैं चाय पत्ती। अब चाय पत्ती में क्या मिलावट करेंगे, चाय पत्ती में क्या मिलाते हैं, चाय पत्ती में क्या मिलाते हैं कि इसमें उपयोग की हुई चाय पत्ती मिलाते हैं, जो मतलब यूज़ कर ली जाती है चाय पत्ती, उसको सुखाकर जो अच्छी चाय पत्ती होती है उसमें मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होती है, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा लोगों को बेचेंगे, उससे उनका आर्थिक लाभ होता है। तो चाय पत्ती में क्या मिलाते हैं, चाय पत्ती, उपयोग की गई चाय पत्ती, उपयोग की गई चाय पत्ती। तो इसमें चाय पत्ती में उपयोग की गई चाय पत्ती, मतलब चाय पत्ती क्या करते हैं, पुनः सुखाकर मिलाते हैं। और यहाँ चाय पत्ती की बात हुई, अब किसमें कि अनाज दालें, अनाज और दालें में क्या मिलाते हैं, अनाज दालें की बात आ गई तो इसमें मिट्टी, कंकड़, रेत ये सब मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, मिट्टी, कंकड़ और क्या मिलाते हैं, रेत मिलाते हैं। तो अनाज दालें में मिट्टी, कंकड़, रेत ये तीनों चीज़ें मिलाते हैं। तो ये अनाज दालें की बात आ गई। अब बात करते हैं सूजी। सूजी में क्या मिलाते हैं, सूजी में रेत या बालू मिलाते हैं। क्या, रेत या बालू को मिला दिया जाता है। ये सूजी की बात आ गई। अब बात करते हैं मिठाई की। तो इसमें मिठाई में क्या ऐड करते हैं, मिठाई में क्या मिलावट के रूप में यूज़ करते हैं, इसमें चावल की मांड, चावल की और क्या कि चावल की मांड या हानिकारक रंग, या हानिकारक रंग मिला देते हैं। चावल की मांड या हानिकारक रंग मिला देते हैं। शक्कर में क्या मिलाते हैं, शक्कर में क्या मिलाते हैं, शक्कर में धूल, सफ़ेद बालू, धूल, सफ़ेद बालू और क्या मिलाते हैं कि शक्कर में रवा ना। और क्या कि ये शक्कर की बात हो गई। अब किस में मिलाते हैं, नमक में। और क्या देखते हैं, नमक में। नमक में क्या मिलाते हैं कि सफ़ेद बालू, सफ़ेद बालू। अब पीसी लाल मिर्च जो होती है इसमें ईंट का चूरा मिलाते हैं। किसमें, जो पीसी लाल मिर्च होती है, पीसी लाल मिर्च, इसमें क्या मिलाएंगे, ईंट का चूरा, ईंट का चूरा या क्या मिलाएंगे, रंगा हुआ बुरादा, बुरादा। तो इसमें क्या मिलाते हैं, ईंट का चूरा, रंगा हुआ बुरादा। चाय पत्ती में जो उपयोग की गई चाय पत्ती होती है उसे पुनः सुखाकर मिलाते हैं। अनाज दालें में क्या मिलाते हैं, मिट्टी, कंकड़, रेत ये सब मिलाते हैं। सूजी में रेत या बालू मिलाते हैं। मिठाई की बात करते हैं तो चावल की माड़ मिलाते हैं और क्या हानिकारक रंग मिला देते हैं। शक्कर की बात करते हैं तो धूल, सफ़ेद बालू मिलाते हैं, रवा मिलाते हैं। और नमक की बात करते हैं तो नमक में क्या मिलाया जाता है, सफ़ेद बालू मिलाया जाता है। पीसी लाल मिर्च में क्या मिलाकर बेचते हैं, तो पीसी जो लाल मिर्च होती है उसमें ईंट का चूरा मिलाया जाता है और रंगा हुआ बुरादा मिला दिया जाता है। ठीक, और आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी। अब और देखते हैं, जैसे कि क्या हो गया कि धनिया पाउडर हो गया, और क्या हो गया, काली मिर्च हो गई, और क्या हो गया, हींग हो गया ना। पीसी धनिया पाउडर, काली मिर्च, हींग, मैदा और मैदा, आटा, इन सब में क्या मिलाया जाता है। तो अब क्या देखते हैं कि पीसी जो लाल मिर्च हमने देखा, अब देखते हैं काली मिर्च। काली मिर्च में क्या मिलाएंगे, काली मिर्च में पपीते की, किसकी, पपीते के बीज को, पपीते के बीज को सुखाकर
आप पपीते के बीज को सुखाकर बिल्कुल आप मिला दीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये काली मिर्च है या पपीते का बीज है। तो काली मिर्च में क्या मिलावट करते हैं? पपीते के बीज को सुखाकर मिलाते हैं। किसमें? काली मिर्च में। अब बात करते हैं किसमें? हींग में। तो हींग में क्या मिलाएंगे? हींग में गोंद या राल मिलाएंगे। क्या? गोंद या राल। और आगे देखते हैं धनिया पाउडर की बात करते हैं। तो धनिया पाउडर में क्या मिलाएंगे? धनिया पाउडर में क्या? घोड़े की लीद मिलाते हैं। लीद और स्टार्च मिलाते हैं। और किसकी बात करते हैं? पीसी धनिया पाउडर की बात किए। और किसकी? कि मैदा आटा। इसमें क्या मिलाते हैं? खड़िया स्टार्च ये सब मिलाते हैं। किसमें? कि मैदा या आटा में। और बात करते किसकी है? हींग की। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हींग में क्या मिलाया जाता है? लेड क्रोमेट चूरा। ये क्या होता है? लेड क्रोमेट क्या होता है? लेड क्रोमेट ये पीला रंग होता है। क्या होता है? पीला रंग होता है। तो हमने काफ़ी चीज़ें देखी, धनिया पाउडर, हींग, काली मिर्च ना, चाय पत्ती, दूध, घी, तेल, इन सब में क्या मिलाया जाता है? पीसी लाल मिर्च, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। शहद में भी क्या मिलाया जाता है? गुड़ जो होता है, गुड़ की चाशनी या राब शक्कर में क्या मिलाया जाता है? आटे में क्या मिलाया जाता है? तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ें देखी किसमें क्या मिलाया जाता है। अगर और इसमें कुछ देखते हैं कि अगर आप देखेंगे तो केसर में क्या मिलाएंगे? तो केसर में क्या मिला देते हैं? केसर में पटसन के रंगे रेसे। काफ़ी पाउडर की बात करें तो काफ़ी पाउडर में चिकोरी के पिसे बीज मिलाएंगे ना। अरहर तथा चने की दाल की बात करें, किसकी? अरहर तथा चने की दाल। इसमें क्या मिलाएंगे? अरहर तथा चने की दाल की बात करते हैं तो इसमें क्या मिलाएंगे? खेसारी दाल। क्या बोलते हैं? केसरी दाल भी जिसे बोलते हैं ना, कि इससे क्या हो जाता है? इससे लेथरिज्म हो जाता है, जिसको पैर का लकवा भी बोलते हैं। तो केसरी दाल ऐड करते हैं और इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अरहर तथा चने की दाल में केसरी दाल मिलाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे खेसारी दाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेसारी दाल बोलते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी, अरहर तथा चने की दाल, काली मिर्च, हींग, धनिया पाउडर, मैदा आटा और क्या? हींग। तो सॉरी, यहाँ पर ये हींग नहीं है, हल्दी है। ये क्या है? लेड क्रोमेट चूरा किसमें मिलाया जाता है? हल्दी में ना। हींग में गोल्ड या राल मिलाया जाता है। और लेड क्रोमेट चूरा, ये लेड क्रोमेट क्या है? ये पीला रंग है, ये पीले रंग का होता है, पीला रंग ना। इसमें ऐड कर दिया जाता है किसमें? हल्दी में। अब आगे देखते हैं कि इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि अगर आर्जीमोन के बीज की बात करें तो इससे क्या प्रभावित होता है? हृदय। आर्जीमोन बीज से क्या प्रभावित होता है? हृदय प्रभावित होता है। हृदय प्रभावित होता है। तो आर्जीमोन बीज से हृदय प्रभावित होता है। और क्या होता है? इससे एपिडोमिक ड्रॉप्सी हो जाता है। इससे क्या होता है? इससे एपिडोमिक ड्रॉप्सी हो जाता है।
तो जो आर्जिमोन ये किसमें मिलाया जाता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सरसों का तेल होता है उसमें आर्जिमोन का तेल मिलाया जाता है। और अगर आप ऐसे सरसों के तेल को यूज़ करेंगे जिसमें आर्जिमोन का तेल मिलाया हुआ है तो आपको हृदय रोग हो जाएगा। और इससे कौन सा रोग होता है, इससे एपिडोमिक ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। क्या होता है, एपिडोमिक ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। किससे, आर्जिमोन के बीज से ना। और क्या देखते हैं कि लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड से क्या होता है, से पैर की मांसपेशियां लेड ऑक्साइड से पैर की मांसपेशियां क्या होती हैं, कड़ी हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, पैर की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं। अब बात करते हैं केसारी दाल की। केसारी दाल से लेथरिज्म हो जाता है, रिज्म हो जाता है ना। तो केसारी दाल से यानी खेसारी दाल से क्या बोलते हैं कि लेथरिज्म हो जाता है, जिसको पैर का लकवा बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कि किसके, निषेध रंग, जो रंग बैन किया हुआ है यानी उस रंग के यूज से, निषेध रंग से क्या हो जाता है, कैंसर होता है ना। और बात करते हैं कि गेहूं के आटे में क्या मिलाया गया है कि टैपियोका ना। तो गेहूं के आटा में टैपियोका मिलाया जाता है ना। जो टैपियोका मिलाया जाता है तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि किससे क्या होता है। अगर आप ऐसे तेल का यूज़ करेंगे, ऐसे सरसों का तेल यूज़ करेंगे जिसमें आर्जिमोन के बीज का तेल मिलाया हुआ है तो इससे आपका हृदय प्रभावित होगा, जिससे क्या हो जाएगा, एपिडोमिक ड्रॉप्सी हो जाएगा। बात करते हैं लेड ऑक्साइड की, तो इससे जो पैर की मांसपेशियाँ होती हैं वो कड़ी हो जाती हैं। बात करते हैं केसारी दाल की, ऐसे हम अरहर की दाल की यूज़ करें जिसमें ये केसारी दाल मिली हुई है तो उससे क्या हो जाएगा कि लेथरिज्म रोग हो जाएगा। बात करते हैं निषेध रंग की, हम ऐसा कोई प्रोडक्ट, ऐसा खाद्य पदार्थ यूज़ करें जिसमें निषेध रंग मिलाया हुआ है तो उसको आप अगर यूज़ करेंगे खाने में तो इससे आपको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। गेहूं के आटे में क्या मिलाया जाता है, टैपियोका मिलाया जाता है। अब देखते हैं कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक, और देखिए सबका जो है टैग भी इसमें हम आपको दिखा देंगे कि जिससे आप लोग इसको भी समझिए कि हाँ कैसा इसका टैग होता है। तो बात किसकी करते हैं, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक। अब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक की बात करें तो इसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। तो पहला क्या है कि खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम जो होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और ये कब आया, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको PFA बोलते हैं, PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य पदार्थ की निषेध अधिनियम, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम ना। और ये कब आया था, ये आया था 1954 में आया ना। और लागू की बात करें तो लागू मात्र 1 साल बाद हुआ, कब, 1 साल बाद 1955 में ना। तो PFA ये पूछा जाता है, PFA क्या है, तो ये किसके, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम PFA। और ये कब आया, 1954 में, लागू कब हुआ, 1955 में। अब नेक्स्ट तरफ आगे बढ़ते हैं कि CFTRI, ये क्या है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी लॉजिकल ना
टेक्नोलॉजिकल, और क्या है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल, और क्या है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ है, ये मैसूर में है। कहाँ पर है, मैसूर में है। तो ये क्या CFTRI सेंट्रल फूड ना टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ना, ये कहाँ पर है, मैसूर में है। अब बात करते हैं खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ये कब आया, 1954 में आया। कब लागू हुआ, 1955 में। अब आगे देखते हैं ये तीसरे नंबर पे क्या है, FPO। जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। अब देखते हैं, यानी फल उत्पाद आदेश मानक, और ये कब आया, 1946 में। तो FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी फल उत्पाद आदेश मानक कब आया था, 1946 में। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक 3 थे। अभी हम लोग और देखते हैं खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम PFA ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, और ये कब आया था, 1954 में। कब लागू हुआ, 1955 में। बात करते हैं CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ पर है, मैसूर में। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्ड, तो ये जो है फल उत्पाद आदेश मानक जो होते हैं ये 1946 में आया। अब आगे देखते हैं ECA, क्या है, ECA, ये एसेंशियल एक्ट ना। और ये देखिए ये एसेंशियल, और ये पहले ये देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ये किसके लिए है, फल उत्पाद के लिए है ना। और मतलब फल जो है वो बहुत ही मतलब वो सुरक्षित हो, और कभी आप फल अगर वगैरह ले रहे हैं, फल से बनी चीज़ें ले रहे हैं, तो उस पर इसका लोगो देख कर तब लेना चाहिए। और ये कब आया था, 1946 में। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या देखते हैं, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, और क्या है, ऑफ एग्रीकल्चरल, और क्या है कि प्रोडक्ट एक्ट, क्या, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल, और क्या है कि प्रोडक्ट एक्ट। तो ये कब आया था, ये 1937 में। कब आया, 1937 में। ये सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए आया था। क्या, कि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को बनाए रखने के लिए निश्चित मानक तैयार किया गया है। निश्चित मानक तैयार किया गया है।
ना। तो हमने क्या देखा, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट कब आया था, 1937 में। और ये सभी भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता की उसके अंदर मतलब क्वालिटी हो, गुणवत्ता और पौष्टिकता, उसकी पौष्टिकता जो है को बनाए रखने के लिए निश्चित मानक तैयार किया गया था। क्या, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट। अब आगे देखते हैं कि भारतीय मानक को, और देखते हैं कि भारतीय मानक जो भोज्य पदार्थ की, ऐसे भारतीय मानक भारतीय मानक कौन से ऐसे मानक हैं जो भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो भारतीय मानक भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो भारतीय मानक जो भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि अगर पहला बात किया जाए तो एगमार्क, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो एगमार्क क्या है, एगमार्क इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एगमार्क जो है ए सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन इंडिया ना। तो एगमार्क का ये फुल फॉर्म है। और इसमें क्या देखते हैं कि एगमार्क की अगर बात की जाए तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एगमार्क जो है ये भारत सरकार के मार्केटिंग तथा किसके द्वारा, यह भारत सरकार के मार्केटिंग तथा निरीक्षण निदेशालय ने विभिन्न भोज्य पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक भोज्य पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, इसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा, इसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा आदि के आधार पर दी जाती है। आदि के आधार पर दी जाती है सभी कृषि पदार्थों पर। यह किस पर दी जाती है, सभी कृषि पदार्थों पर। किस पर, सभी कृषि पदार्थों पर यह एगमार्क लगा होता है। यह एगमार्क लगा होता है। जैसे कि खाद्य तेल हो गया, घी, किसमें, खाद्य तेल, घी, और क्या, मक्खन, अंडा, मसाले आदि। तो हम लोगों ने क्या समझा कि ये जो एगमार्क है ना, तो इसके देखिए इसका लोगो हम दिखा देंगे। ये एगमार्क जो है ये भारत सरकार के मार्केटिंग तथा निरीक्षण निदेशालय ने विभिन्न भोज्य पदार्थों के भौतिक हैं और रासायनिक विशेषताओं, इसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा आदि के आधार पर दी जाती है। और ये निशान किस पर होता है, यह चिन्ह किस पर लगा होता है, सभी कृषि पदार्थों पर यह एगमार्क लगा होता है, जिसमें खाद्य तेल, घी, मक्खन, अंडा आदि आते हैं। अब बात की जाए अगर एगमार्क का,
तो एगमार्क का अर्थ है कि खाद्य वस्तु, एगमार्क का अर्थ है कि खाद्य वस्तु, एगमार्क का अर्थ है कि खाद्य वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता का है, अपेक्षित गुणवत्ता का है। एगमार्क का अर्थ है खाद्य वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता का है तथा इसका प्रयोग से, तथा किसके, इसके प्रयोग से, इसके प्रयोग से क्या होगा कि उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। किस पर? इसके प्रयोग से उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो हम लोगों ने समझा क्या कि एगमार्क का अर्थ क्या है, यह निशान जिस पर होता है यानी खाद्य वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता का है ना, तथा इसके प्रयोग से ये निशान जिस पे, इस चिन्ह जिस पर लगा हुआ है वह जो है वह मतलब उपभोक्ता के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये सब चिन्ह जो है देखकर उसके बाद जो है सामान को खरीदना चाहिए, खाद्य पदार्थों को खरीदना चाहिए। अब देखते हैं भारतीय मानक संस्थान, क्या देखते हैं? भारतीय मानक संस्थान दूसरे नंबर पे है भारतीय मानक संस्थान ना, इसको क्या बोलते हैं? ISI। क्या बोलते हैं? ISI, इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या? इंडिया और स्टैंडर्ड और इंस्टीट्यूशन ना, इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, भारतीय मानक संस्थान। तो इसमें देखते हैं कि भारतीय मानक संस्थान जो होता है ये कब, ये 1952 में आया और कब? 1961 में संशोधन हुआ। तो ये भारतीय मानक संस्थान ISI जिसको बोलते हैं इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसको ये कब आया था? 1952 में। कब संशोधन हुआ था? 1961 में क्या हुआ था कि संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत उन्हीं भोज्य पदार्थों, इसके अंतर्गत उन्हीं भोज्य पदार्थों को क्या मतलब ये जो है इसके अंदर कौन से भोज्य पदार्थ, जैसे कि एगमार्क हम लोगों ने देखा ना वो कृषि उत्पाद के लिए है, तो यहाँ देखते हैं कि इसके अंतर्गत उन्हीं भोज्य पदार्थों को चिन्ह दिया गया जिनकी गुणवत्ता क्या होती है? जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित होती है, जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित होती है। और इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादों को लाइसेंस दिया जाता है, केवल उन्हीं उत्पादों को लाइसेंस दिया जाता है जिसकी क्या होती है? जिसकी प्रमाणिकता हो चुकी होती है, जिसकी प्रमाणिकता हो चुकी होती
है। तो हमने क्या देखा, भारतीय मानक संस्थान ISI इंडिया स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये 1952 में आया था और संशोधन जो है 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत उन्हीं भोज्य पदार्थों को चिन्ह दिया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है कि भोज्य पदार्थों को चिन्ह देने का काम होता है और उन्हीं भोज्य पदार्थों को चिन्ह दिया गया जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित होती है। इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादों को लाइसेंस भी दिया जाता है कि जिसकी प्रमाणिकता हो चुकी होती है। अब आगे देखते हैं क्या कि जैविक भारत, क्या देखते हैं, जैविक भारत, जैविक भारत, इसको देखते हैं, जैविक भारत। अब इसमें देखते हैं कि जैविक भारत में कि ये जो है यह चिन्ह जैविक वस्तुओं को, यह चिन्ह जैविक वस्तुओं, यह चिन्ह जो है वह जैविक वस्तुओं को क्या कि गैर जैविक वस्तुओं से अलग करता है। तो ये कौन सा चिन्ह है, जो जैविक भारत का चिन्ह है, यह क्या करता है, यह चिन्ह जो जैविक वस्तुएं होते हैं उन्हें गैर जैविक चिन्हों से क्या करता है, अलग करता है ना। तो जैविक वस्तुओं को गैर जैविक चिन्हों से क्या करता है कि अलग करता है। अगर ये चिन्ह किसी क्या करता है कि उत्पाद में है, अगर ये चिन्ह किसी उत्पाद में है, इसका मतलब क्या है, अगर ये चिन्ह किसी उत्पाद में है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कि वह पदार्थ कीटनाशकों या किससे, हानिकारक पदार्थों से मुक्त है, हानिकारक पदार्थों से क्या होता है, मुक्त है ना। तो यह चिन्ह जैविक वस्तुओं को क्या करता है, गैर जैविक चिन्हों से अलग करता है। और अगर ये चिन्ह किसी उत्पाद में है तो इसका मतलब क्या है कि वह पदार्थ कीटनाशकों या हानिकारक पदार्थों से क्या होता है कि मुक्त है। मतलब अगर आप वह खाद्य पदार्थ यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं है, जिस पर ये जैविक भारत का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो जिस पर ये जैविक भारत का चिन्ह लगा हुआ है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है ना। तो कि यह कीटनाशक पदार्थों से क्या करता है कि मुक्त है। तो और आगे देखते हैं कि पदार्थों से ये मुक्त है और क्या कि उत्पाद को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों के अनुसार उगाया और प्रोसेस किया गया है ना। तो किससे, मानकों के अनुसार क्या कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों के अनुसार अनुसार उगाया और प्रोसेस किया गया है। और ये क्या करते हैं, ये मानक जैविक खेती, पशुपालन, अब देखिए किसके लिए है, जैविक खेती के लिए है, पशुपालन के लिए है, मधुमक्खी पालन और किसके लिए है कि और गैर खाद्य उत्पादों जैसे कि क्या, वस्त्र और, तो मतलब ये देख रहे हैं
कि ये सब के लिए है, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो खाद्य उत्पादन हो, चाहे वो वस्त्र उत्पादन हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो जैविक खेती हो, और क्या कि उत्पादों जैसे वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि जैविक भारत यह चिन्ह जैविक वस्तुओं को गैर जैविक वस्तुओं से अलग करता है। अगर ये चिन्ह किसी उत्पाद में है तो इसका मतलब क्या समझना चाहिए कि वह पदार्थ कीटनाशकों या हानिकारक पदार्थों से मुक्त है। उत्पाद को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों के अनुसार उगाया या प्रोसेस किया गया है। तो ये मानक जैविक खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन और गैर खाद्य उत्पादों जैसे वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए होता है। मतलब ये वो नुकसान नहीं है। और ये आप देख रहे हैं जैविक भारत का जो ये है, ये किसके लिए, खेती के लिए हो गया, पशुपालन के लिए हो गया, मधुमक्खी पालन के लिए हो गया, खाद्य उत्पादन के लिए, मतलब सब पर ये जो चिन्ह होता है ये सब पर होता है। अब आगे देखते हैं FSSAI। FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसके लिए? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, क्या? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। तो क्या देखा हमने, ये FSSAI का फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर बात की जाए तो ये कब आया, ये 2006 में आया था। और कब इसको कब ये जो है ये कब लागू किया एक तरीके से, कब ये मतलब रन किया सही से, तो 2011 में। तो ये कब आया? 2006 में ना, लागू कब? 2011 में ना। तो कब आया था? 2006 में। और लागू कब हुआ? 2011 में। अब बात क्या करते हैं कि ये क्या होता है, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा, क्या यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक प्राधिकरण, खाद्य मानक प्राधिकरण, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक प्राधिकरण जो भारत सरकार के स्वास्थ्य, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य किसके कि यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानक प्राधिकरण जो भारतीय सरकार के स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह प्रतीक बताता है, यह प्रतीक क्या करता है? यह प्रतीक बताता है कि उत्पाद जो है कि उत्पाद FSSAI द्वारा लाइसेंस प्राप्त है और इसके मानकों का पालन करता है ना, इसके मानकों का पालन करता है। तो ये जो है कब आया था? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में आया। और कब हुआ, कब लागू किया गया? 2011 में। खाद्य भारतीय खाद्य सुरक्षा खाद्य मानक प्राधिकरण जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किसके इन सब के तहत क्या करता है? कार्य करता है। यह प्रतीक भी बताता है कि उत्पाद जो है वह लाइसेंस प्राप्त है, जो भी उत्पाद है वह इससे जो FSSAI
है इससे क्या होता है, इससे वह लाइसेंस प्राप्त है। अब आगे देखते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट, जो कि हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी जाना है ना। और आप ग्लूटेन फ्री डाइट का आप लोगों देखेंगे तो उसमें एक मतलब जो लोगो है उसमें क्या गेहूं की जैसे बलिया जो होती है, गेहूं की बाल होती है ना, वही मतलब वही उसमें बनी हुई है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट ना, तो जानते भी हैं कि ये गेहूं से संबंधित है ग्लूटेन फ्री डाइट। तो क्या है कि ग्लूटेन फ्री डाइट, तो अभी ये ग्लूटेन फ्री डाइट क्या होती है, यह स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई लोग ग्लूटेन मुक्त खाद्यों, कई लोग ग्लूटेन मुक्त खाद्यों, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई लोग क्या करते हैं कि ग्लूटेन मुक्त खाद्यों का सेवन करते हैं, का सेवन करते हैं। क्या कि सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री चिन्ह, ग्लूटेन फ्री चिन्ह, सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री चिन्ह क्या कहता है कि जो सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री चिन्ह, जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्लूटेन किस में पाया जाता है कि गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन है। तो सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री चिन्ह सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं GFCO ना, सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री चिन्ह ना, सर्टिफाइड ग्लूटेन और ये सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है GFCO। तो इसके कठोर परीक्षणों के किसके द्वारा, सॉरी कि ये GFCO के द्वारा बनाया गया है, यह सत्यापित करता है कि खाद्य पदार्थ ग्लूटेन से पूर्ण रूप से क्या है, मुक्त है। पूर्ण रूप से मुक्त है। तो यह खाद्य पदार्थ ये सत्यापित करता है कि जो खाद्य पदार्थ है वह ग्लूटेन से क्या है, पूर्ण रूप से यह मुक्त है ना। और अगर चिन्ह नहीं है, अगर आप देखेंगे कि अगर यह चिन्ह नहीं लगा है, अगर यह चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है इस उत्पाद में GFCO के कठोर परीक्षणों को पास नहीं किया गया है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो ग्लूटेन फ्री डाइट है ये स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई लोग इसे
ग्लूटेन मुक्त आहार यानी खाद्यों का सेवन करते हैं और सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री चिन्ह यानी सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। तो ये चिन्ह किसके द्वारा बनाया गया है? सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है और यह सत्यापित करता है कि खाद्य पदार्थ जो है वह ग्लूटेन पूर्ण रूप से ग्लूटेन मुक्त आहार है। और अगर ये चिन्ह नहीं लगा है तो ये समझना चाहिए कि उसमें जो है ये पूर्ण रूप से क्या है, ये ग्लूटेन फ्री नहीं है। इसको मतलब जब भी आप ऐसे चीज़ को ले, ऐसे प्रोडक्ट को ले, तो क्या है, इन सब चिन्हों को ध्यान में रखकर तब लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं FPO। FPO इसके बारे में देखते हैं। FPO, अब ये FPO क्या है? भारत में खाद्य उत्पादों पर फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्ड ना, तो भारत में खाद्य उत्पादों पर FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर क्या कहता है? फल उत्पादों के ऑर्डर पर, किस पे? फल उत्पादों के ऑर्डर पर, फल उत्पादों के ऑर्डर ना FPO चिन्ह क्या होता है कि यह चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि फल आधारित उत्पाद कि ये क्या सुनिश्चित करता है कि जो फल आधारित उत्पाद है ये जैसे कि क्या हो गया, जैसे जूस हो गया, जैम अचार और क्या हो गया कि जैम अचार फल, जूस जैम अचार फल और मतलब और भी जो भी फल से संबंधित होते हैं, जो फल द्वारा बनाए गए हों, फल से बनाए गए पदार्थ ना, फल से बनाए गए पदार्थ क्या करते हैं कि ये मतलब जो फल से बनाए गए जो सुखाए हुए फल होते हैं, सुखाए हुए फल स्वच्छ परिस्थितियों में बनाए गए हैं। कैसी परिस्थितियों में? जो भी ये सब चीज़ें हैं ये स्वच्छ परिस्थितियों में बनाए गए हैं, और निश्चित गुणवत्ता मानकों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। मानकों का पालन करते हैं। तो क्या है कि निश्चित गुणवत्ता मानकों का ये पालन करते हैं। तो जब भी आप मार्केट से इन सब चीज़ों को ले तो इस पे ये सब चीज़ क्या है कि ये चिन्ह ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो ये क्या है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर भारत में जो खाद्य उत्पादों पर यानी FPO का चिन्ह जो है यह सुनिश्चित करता है कि जो फल आधारित उत्पाद है, चाहे वो जैम हो गया, चाहे वो जेली हो गई, चाहे वो कोई जूस हो गया, चाहे अचार हो गया, चाहे फल से बने कोई भी चीज़ हो गए, चाहे सुखाए हुए फल हो गए, इन सब क्या है ये स्वच्छ परिस्थितियों में बनाए गए हैं। अगर उस पर क्या चिन्ह लगा हुआ है? FPO का यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर का चिन्ह लगा हुआ है, तो उसको ये मानना चाहिए कि वह जो है स्वच्छ परिस्थितियों में बनाए गए हैं और निश्चित गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? राडुरा चिन्ह। अब देखिए ये जो है ये भारत के चिन्ह थे ना, ये राष्ट्रीय चिन्ह थे। अब अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह देखेंगे, उसमें क्या है? राडुरा चिन्ह। अब ये राडुरा चिन्ह क्या होता है? यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कैसा प्राप्त चिन्ह है? यह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता
प्राप्त चिन्ह है। तो ये क्या है राडोरा चिन्ह? ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चिन्ह है, जो क्या करता है, जो यह बताता है, जो यह बताता है कि खाद्य उत्पादकों की क्या करता है कि जो यह बताता है कि खाद्य उत्पाद को आयनीकरण विकिरण से उपचारित किया गया है। विकिरण से उपचारित किया गया है। इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स किरणों से खाद्य में मौजूद इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स किरणों से खाद्य में जो मौजूद क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों को कम या समाप्त कर सुरक्षा में सुधार और सेल्फ जीवन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सुरक्षा में सुधार और सेल्फ जीवन को बढ़ावा देते हैं। सुधार और सेल्फ जीवन को क्या करते हैं कि बढ़ावा देते हैं। क्या करते हैं कि बढ़ावा देते हैं। और क्या है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सूखी जड़ी बूटियों, अब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस प्रक्रिया का इस्तेमाल सूखी जड़ी बूटियों अमूमन मसाले, मतलब ज़्यादातर मसाले में, और क्या कि फल सब्जियाँ, मांस, समुद्री भोजन में किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो राडोरा चिन्ह है, यह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? राडोरा चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है और मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ये कैसा चिन्ह है? मान्यता प्राप्त चिन्ह, जो ये बताता है कि खाद्य उत्पाद को आयनीकरण विकिरण से उपचारित किया गया है। इलेक्ट्रॉन बीम या एक्स किरणों से खाद्य पदार्थों को क्या सूक्ष्म जीवों को कम करता है या समाप्त कर देता है। और इससे क्या करेगा कि इसको समाप्त कर इसके सुधार, मतलब इसकी सुरक्षा में सुधार और सेल्फ जीवन को क्या करेगा, ये बढ़ावा देता है। इस प्रक्रिया के इस्तेमाल किसमें की जाती है? जड़ी बूटियों में, फल में, मांस में, सब्जियों में और क्या समुद्री भोजन में, इन सब में किया जाता है। अब देखते हैं कि मिलावट के प्रकार। ये मिलावट के जो अभी हम लोगों ने ये चिन्ह देखे, मानक ना, कि इसको देखा हम लोगों ने। अब देखते हैं मिलावट के प्रकार। मिलावट के प्रकार कितने होते हैं? तो मिलावट के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार कर। एक प्रकार क्या होती है कि जो जानबूझकर मिलावट की गई होती है। दूसरा क्या होता है? धातु संदूषण होता है। तीसरी जो होती है वो आकस्मिक मिलावट होती है। तो मिलावट के प्रकार में मिलावट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से होती है ना। एक प्रकार के जो है व्यक्ति की जानबूझकर मिलावट करेगा। दूसरी क्या है? धातु संदूषण होती है। तीसरी जो है आकस्मिक जो मिलावट होगी। तो देखते हैं कि मिलावट के प्रकार में, मिलावट के प्रकार। तो मिलावट के प्रकार में क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं ना। और पहला क्या है कि मिलावट के प्रकार में जानबूझकर की गई, जानबूझकर की गई मिलावट। दूसरा क्या है? धातु संदूषण। धातु
संदूषण। और तीसरे नंबर पे क्या है? आकस्मिक मिलावट। आकस्मिक मिलावट। तो ये 3 प्रकार की मिलावट हो गई। अब एक एक करके उसके बारे में समझते हैं कि जो जानबूझकर की गई मिलावट है इसको देखते हैं कि जानबूझकर की गई मिलावट। इस मिलावट में जानबूझकर करते हैं मतलब इसमें ये जानबूझकर मिलावट की जाती है। मिलावट की जाती है जैसे कि भोज्य पदार्थ में क्या मिला देना? रेत, पानी, दूध में पानी मिला दिया जाता है ना, तो मिट्टी, कोलतार, डाई मिला देते हैं और ये हमारे शरीर पे क्या प्रभाव, बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। डाई मिला देते हैं, यह हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो हम लोगों ने देखा मिलावट के प्रकार में जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? जानबूझकर की गई मिलावट, ये जानबूझकर मिलावट की जाती है जैसे कि भोज्य पदार्थ में रेत, पानी, मिट्टी ना, रेत, पानी, मिट्टी, कोलतार, डाई, ये सब क्या करते हैं? मिला दिए जाते हैं और ये हमारे शरीर पर क्या करते हैं? हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब बात करते हैं धात्विक संदूषण। अब धात्विक संदूषण की बात करते हैं तो जो धात्विक संदूषण होते हैं ये जो आर्सेनिक होते हैं, धात्विक संदूषण ना, इसमें देखते हैं इसमें आर्सेनिक, पानी में लेड, पानी में क्या मिलाया जाता है? लेड और रासायनिक उद्योगों के अपशिष्टों से रासायनिक उद्योग अपशिष्टों से क्या है कि अपशिष्टों से पारा डिब्बे से टीन शामिल क्या शामिल है? टिन शामिल है ना। ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो हमने क्या देखा, जो मिलावट 3 प्रकार से थी। पहला क्या था? जानबूझकर मिलावट। दूसरा धात्विक, मतलब एक तरीके से जिसमें धात्विक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें मिलाई जाती हैं ना। आर्सेनिक, पानी में लेड मिला दिया गया ना, और रासायनिक कुछ मतलब मिलावट की जाती है। अब देखते हैं आकस्मिक मिलावट। आकस्मिक मिलावट, अब बात करते हैं आकस्मिक मिलावट। इस मिलावट में खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं? ये जो है खाद्य पदार्थ में खुद ही जनरेट हो जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ में खुद ही जनरेट हो जाते हैं ना। विषाक्त जैसे कि क्या हुआ कि कुछ विषाक्त पदार्थ जैसे कि फंगस हो गया, लार्वा हो गया ना, और क्या हो गया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो ये उस कंडीशन में ये खुद ही जनरेट, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर स्वतः उत्पन्न
हो जाते हैं ना। क्या? फंगस, लार्वा, बैक्टीरिया। तो मतलब ये सब क्या हैं? ये अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये खुद ही जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिए घर में अगर आप सूजी रखते होंगे ना, सूजी रख दीजिए, आटा रख दीजिए, दलिया रख दीजिए, तो ये सब काफ़ी टाइम तक आप 1 महीने 1.5 महीने रख दीजिए, तो क्या इसमें कोई मिलाता है? नहीं, ये खुद ही जनरेट हो जाते हैं और आप इनको आप बेच दीजिए। तो ये क्या है? ये मिलावट ही तो है ना, ये आकस्मिक मिलावट है कि मतलब ये जानबूझकर जल्दी नहीं किया था, लेकिन जानबूझकर क्या किया था कि मतलब ये ख़राब हो गया है, उसको भी बेच देते हैं। तो अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिलावट से जो नुकसान हम लोगों ने देखा था ना कि जो सरसों के तेल में क्या मिलाया जा रहा था? आर्जिमोन का तेल। तो इन सब चीज़ों से हमने उसमें पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आर्जिमोन के तेल से क्या नुकसान होता है। हाँ, अब और देखते हैं कि और भी चीज़ें जो हैं उसमें क्या नुकसान पहुंचती हैं। तो क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मिलावट से होने वाले नुकसान। विभिन्न प्रकार के मिलावट से होने वाले नुकसान। तो विभिन्न प्रकार के मिलावट से होने वाले नुकसान क्या है? स्टार्च ना, स्टार्च। अगर स्टार्च मिला हुआ है, ये किस में मिलाया जाता है? ये दूध में। किस में मिलाया जाता है? ये दूध में मिलाया जाता है। यह दूध में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध की मात्रा क्या हो? बढ़ सके। और क्यों मिलाया जाता है? जिससे दूध की मात्रा बढ़ सके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? अगर आप ऐसे दूध का सेवन करते हैं जिसमें स्टार्च मिला है तो उससे क्या हो जाएगा? इससे डायरिया और क्या? डायबिटीज़ हो जाता है। तो स्टार्च यह दूध में मिलाया जाता है और जिससे दूध की मात्रा क्या हो? बढ़ सके, इससे डायरिया और डायबिटीज़ हो जाता है। अब ये स्टार्च की बात हो गई। अब देखते हैं यूरिया। यह भी किस में मिलाया जाता है? यह भी दूध में मिलाया जाता है। यह भी दूध में मिलाया जाता है ना। दूध में यूरिया मिलाने से क्या होगा? जब दूध में यूरिया मिलाते हैं तो इससे क्या होगा कि इससे उसमें दूध में गाढ़ापन आता है। दूध में यूरिया मिलाने से दूध में गाढ़ापन आता है ना, दूध में गाढ़ापन आ जाता है। और क्या होता है कि दूध में गाढ़ापन आता है, साथ ही साथ मिल्क में SNF, सॉलिड नॉट फैट। क्या होता है SNF? सॉलिड नॉट फैट। तो साथ ही साथ मिल्क में क्या? SNF, सॉलिड नॉट फैट ना, बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाते हैं। बढ़ाने के लिए यूरिया मिलाते हैं और इससे किडनी पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है ना। इससे क्या होता है? इससे किडनी पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है और किडनी क्या होती है? किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। तो इसको हमने देखा कि जो स्टार्च में मिलावट होती है उससे क्या होता है? अगर आप ऐसे दूध का सेवन करेंगे जिसमें स्टार्च मिलाया जाता है तो इसमें डायरिया और डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। बात की जाए यूरिया भी किस में मिलाया जाता है? दूध में मिलाया जाता है। दूध में गाढ़ापन लाने के लिए मिलाया जाता है।
अगर आप ऐसे दूध का सेवन करेंगे जिसमें यूरिया मिला हुआ है तो इससे क्या होगा, किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं, ये दोनों क्या थे, ये दोनों दूध मिलाए हुए थे। अब बात करते हैं किसकी, कि अभी और एक चीज़ें हैं कि जो दूध में मिलाए जाते हैं, फार्मलिन। क्या है? फार्मलिन। फार्मलिन ये क्या होता है कि दूध में फार्मलिन मिलाया जाता है ना, किसमें मिलाया जाता है, दूध में मिलाया जाता है, दूध में फार्मलिन मिलाया जाता है, दूध में फार्मलिन मिलाया जाता है और जिससे मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जिससे मिल्क की शेल्फ लाइफ ना, तो दूध में क्या मिलाया जाता है, फार्मलिन मिलाया जाता है, जिससे मिल्क की शेल्फ लाइफ क्या होती है कि बढ़ जाती है। और क्या होगा कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इससे लीवर किडनी दोनों डैमेज हो जाते हैं, इससे लीवर किडनी दोनों डैमेज हो जाते हैं। तो फार्मलिन क्या है, यह दूध में मिलाया जाता है, इससे लीवर किडनी क्या होते हैं, दोनों डैमेज होते हैं। अब बात की जाती है घी में मिलावट की, तो घी में क्या मिलाते हैं, घी में कुछ खुशबूदार क्या होते हैं कि खुशबूदार पदार्थ ऐसे मिलाए जाते हैं जिससे क्या होती है कि घी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो घी में खुशबूदार पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे घी की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो घी में खुशबूदार क्या होते हैं कि घी में खुशबूदार पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे घी की क्वालिटी क्या होती है, खराब हो जाती है ना। और क्या होता है कि घी में सस्ते ऑयल, घी में सस्ते ऑयल, घी में क्या मिलाया जाता है, सस्ते ऑयल भी मिलाए जाते हैं। उनको भी घी में सस्ते ऑयल भी मिलाए जाते हैं। और इस तरीके से क्या होती है, मतलब घी में सस्ते ऑयल मिलाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये पहचान करना हो कि घी जो है वह मिलावट हुई है, मतलब उसमें मिलावट हुई है, तो वो क्या होता है, घी जो है वो पूर्ण रूप से जमता नहीं है। तो जो मिलाई हुई घी होती है वो पूर्ण रूप से जमता नहीं है। और सबसे अच्छी घी कौन सी होती है, सबसे अच्छी घी दानेदार होती है ना, सबसे अच्छी घी दानेदार घी ना को माना जाता है। सबसे अच्छी घी किसको मानते हैं, दानेदार घी को मानते हैं। अब आगे देखते हैं कि और घी में क्या मिलाया जाता है। और घी में लॉर्ड ओलियो मार्गरीन, घी में क्या, लॉर्ड ओरियो मार्गरीन। तो घी में लॉर्ड ओरियो मार्गरीन मिलाया जाता है। ज़्यादातर ये किस में मिलाया जाता है, बटर में। ज़्यादातर बटर में मिलाया जाता है। तो घी में लॉर्ड ओरियो मार्गरीन मिलाया जाता है और ज़्यादातर यह बटर में मिलाया जाता है। इसमें घी में और क्या मिलाते हैं, उबले मसले हुए आलू, उबले मसले हुए आलू, और क्या मिलाते हैं, मसले हुए आलू, और इसमें शकरकंद
स्टार्च भी मिलाते हैं। और मिलावटी घी खाने से क्या होता है? मिलावटी घी खाने से कैंसर होने का डर रहता है। मिलावटी घी खाने से कैंसर होने का डर रहता है। तो मिलावटी घी खाने से कैंसर होने का डर रहता है और किडनी फेल होने की संभावना रहती है। क्या? किडनी फेल होने की संभावना रहती है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्जिमोन के तेल, मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सरसों के तेल में जो आर्जिमोन के तेल का बीज मिलाया जाता है, आर्जिमोन के बीज का तेल मिलाया जाता है, उससे क्या बोलते हैं? उससे क्या होता है? एपिडेमिक ड्रॉप्सी होता है ना। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा कि किसमें क्या मिलावट होती है। तो देखिए, इससे हमारे शरीर में बहुत नुकसान होते हैं। तो मिलावट वाले खाद्य पदार्थ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब बहुत से खाद्य पदार्थ जो है वो मार्केट में इस तरीके से बेचे जाते हैं, लेकिन इन सब से क्या है? शरीर पे प्रभाव, बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो देखते हैं कि एक पदार्थ जो जानबूझकर जोड़ा जाता है, एक पदार्थ जो जानबूझकर जोड़ा जाता है, जो भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है, जो भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक पदार्थ जो जानबूझकर जोड़ा जाता है, जो भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को क्या करता है कि प्रभावित करता है। जैसे कि क्या हो गया ऑप्शन? अब देखिए, पहला ऑप्शन है खाद्य जहर ना, और क्या कि खाद्य अपमिश्रण ना, और क्या? खाद्य अपमिश्रण, खाद्य संदूषक, खाद्य सामग्री। देखिए, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा है, खाद्य संदूषक, खाद्य सामग्री। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो जानबूझकर जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? खाद्य अपमिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य अपमिश्रण बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मिलावट क्यों जोड़े जाते हैं? मिलावट क्यों जोड़े जाते हैं ना। पहला है कि उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन क्या है कि स्वाद, रंग और उपस्थिति में सुधार के लिए, स्वाद, रंग और उपस्थिति में सुधार के लिए, और समान कीमत पर कम मात्रा में बेचने के लिए और सभी। तो क्या है कि मिलावट क्यों जोड़े जाते हैं? आखिर जो मिलावट होते हैं वह क्यों होते हैं? क्या उत्पादों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए ना, क्या उत्पादन में के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए, स्वाद, रंग और उपस्थिति में सुधार के लिए जोड़े जाते हैं, या समान कीमत पर कम मात्रा में बेचने के लिए और सभी उल्लेखित।
तो जितने भी हैं क्या ये सभी हैं। तो मिलावट क्यों जोड़े जाते हैं, देखिए इसका जो आंसर आप लोग दीजिए कि आखिर मिलावट क्यों जोड़े जाते हैं। तो इन चारों में क्या ये इन सभी की वजह से जोड़े जाते हैं मिलावट, या इसका कोई मतलब इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, नहीं रहेगा तो हम नेक्स्ट डे इसका आंसर हम देंगे। तो आगे देखते हैं कि और क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉफ़ी पाउडर के लिए मिलावट है। निम्न में से कौन सा कॉफ़ी पाउडर के लिए मिलावट है। अब कौन सा कॉफ़ी पाउडर के लिए मिलावट है, पानी और स्टार्च पाउडर, पानी और स्टार्च पाउडर, और क्या है पानी और स्टार्च पाउडर, और क्या है कि कृत्रिम रंग एजेंट, कृत्रिम रंग एजेंट, और तीसरा ऑप्शन है रंग रसायन और लेड क्रोमेट, रसायन और लेड क्रोमेट। देखिए ये लेड क्रोमेट किसमें मिलाया जाता है, ये हल्दी में ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन और चौथा ऑप्शन क्या देखते हैं कि चिकोरी, इमली और बीज का पाउडर। चिकोरी, देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा है चिकोरी और इमली के बीज का पाउडर, बीज का पाउडर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर में मिलावट के लिए चिकोरी, इमली के बीज का पाउडर इसमें मिलाते हैं ना, इमली के बीज का पाउडर इसमें मिलाते हैं। और क्या ये लेड क्रोमेट किसमें मिलाया जाता है, हल्दी में ना। तो अब आगे और देखते हैं कि PFA का विस्तृत रूप क्या है। PFA का विस्तृत रूप, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है PFA का विस्तृत रूप है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। PFA का विस्तृत रूप प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है। और अगर बात की जाए कि सरसों के तेल में कौन सी मिलावट की जाती है, किसमें, सरसों के तेल में। सरसों के तेल में कौन सी मिलावट करते हैं, मिलावट कौन सी करेंगे, आर्जिमोन के तेल का, आर्जिमोन के बीज का तेल, के बीज का तेल ना। और क्या दूध में पाए जाने वाले मिलावट हैं, कौन कौन से, दूध में पाए जाने वाले मिलावट हैं, कौन कौन से, पानी लिख दिया जाए, दूसरे नंबर पे क्या लिख दिया जाए, स्टार्च लिख दिया जाए, तीसरे नंबर पे यूरिया लिख दिया जाए, और चौथे नंबर पे सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा कि ये पानी भी दूध में मिलाए जाते हैं, स्टार्च भी मिलाए जाते हैं, यूरिया भी मिलाए जाते हैं, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक थी और हम लोगों ने पूरा खाद्य मिलावट यानी खाद्य अपमिश्रण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसमें किसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, कौन कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं और FSSAI क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ी। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ कोई नया टॉपिक रहेगा और उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।